जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा 22 नवंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। तो ये क्लास नोट्स रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा क्योंकि आज मेरी जो तबीयत है थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी सी डाउन है, बहुत तेज़ की सर्दी हो गई है, तो आवाज़ भी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है। लेकिन कुछ नहीं, आपको क्या करना है, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए भूगोल के बेहतरीन से प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें आपके ललन टॉप पे प्रश्न रहेंगे बहुत सारे, और जीएस का दीवाना जो सीरीज हमारी चल रही है क्वेश्चनों के बीच में जो आती है वो भी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शांति से संबंधित है, यानी शांति से संबंधित जितने हमारे क्वेश्चन होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, शांति से संबंधित जितने पुरस्कार होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है जिसे आपको देखना है। तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका विश्व शौचालय दिवस। तो आप सभी को पता है विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 19 नवंबर को, और पहली बार इसे 2013 में बनाया गया था। इसी दिन आपका क्या बनाते हैं, तो पुरुष दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं मतलब? पुरुष दिवस। और ये पुरुष दिवस पहली बार आपका कब मनाया गया था भारत में? तो 2007 में इसको पहली बार बनाया गया था। ठीक है, पुरुषों के लिए ये दिवस मनाया जाता था आपका पुरुष दिवस। इसके बाद आप सभी को याद रखना है कि आपका एक गोल नंबर है जिसका नाम है गोल नंबर 6। ये आप कह रहे हो गोल क्या होता है? तो आपके एसडीजी गोल है जो कि 17 है, 2015 से 2030 तक इनको पूरा करना है। तो उन्हीं में से आपका जो नंबर 6 है वह आपका स्वच्छता और स्वच्छ जल से संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए शौचालय दिवस आपका मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? अदृश्य को दृश्यमान बनाना। क्या बनाना है? अदृश्य को दृश्यमान बनाना इसकी थीम है। और ये थीम किसकी थी? तो जल दिवस की भी यह थीम आपकी थी। इसके बाद स्वच्छता की बात आई है तो सर्वाधिक स्वच्छ शहर आपका कौन सा? इंदौर। और सर्वाधिक स्वच्छ आपका राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। इसकी थीम क्या थी? तो अपशिष्ट से संपदा इसकी थीम थी। और सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है आपका? तो वियना, ऑस्ट्रिया। बात आई थी डे की, तो एक बार पुनः से डे का हम रिवीजन लगाएंगे। आपसे पहले पूछा गया 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व शाकाहारी दिवस या छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। इसके बाद विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये कब मनाते हैं आपका? 5 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। इसके बाद आपका रखना है विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 21 नवंबर को। और इसके बाद भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और 30 नवंबर को मनाते हैं आपका क्या? तो एंड्रयू डे, यानी सेंट एंड्रयू डे इसको मनाते हैं। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 बार हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर चुके हैं और धीरे धीरे ये आपको याद भी हो रहेंगे, आपको रियलाइज़ हो रहा होगा इस बात का। ठीक है, तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोककर अपनी तरफ से भी इनको एक बार पढ़ना और याद करने की कोशिश ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो एशिया कप जो आपका चल रहा है अब वर्तमान में, और ये किसका है? आपका टेबल टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। और इसमें एकमात्र पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी बनी है वो बनी है आपकी मानिका बत्रा। मानिका बत्रा, आप सभी को इनका नाम याद रखना है। 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना कि 2020 में आपके 5 खिलाड़ी थे और 5 खिलाड़ियों को ये आपका खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो उन्हीं में से एक कौन थी? आपकी मानिका बत्रा। इनका संबंध किससे था? टेबल टेनिस से था। अब हाल ही में इसका जो प्रतियोगिता हुई है वो बैंकॉक में चल रही थी, तो इसमें इन्होंने क्या जीता है मित्रों? पदक जिताया है भारत को पहली बार। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में, और हाल ही में ये आपका कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है? ये हैं आपके राजीव कुमार। और हाल ही में नेपाल के द्वारा इन्हें अपना अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चुना गया है। पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। नेपाल की बात आई है तो यहाँ पर कुल प्रांत कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। और यहाँ पर कुल सीटों की संख्या है 550।
जिसमें से इसकी जो प्रतिनिधि सभा है इसमें 275 सीटें हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया है, आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या किया गया है, आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या है मित्रों, काठमांडू, आप सभी को पता होगा। और काठमांडू में आप सभी को ये भी मालूम होगा कि आपका एक संगठन है, इसका नाम है सार्क। क्या नाम है मित्रों, सार्क। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है आपका, तो काठमांडू नेपाल में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं आपके, तो 8 देश वर्तमान में इसमें देश हैं। सार्क की फुल फॉर्म आप सभी को याद होनी चाहिए। क्या है सार्क की फुल फॉर्म, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी थीम है। यानी हम हिंदी में कह सकते हैं दक्षिण एशियाई सहयोगी क्षेत्रीय संगठन इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें वर्तमान में कितने कुल, तो 8 देश हैं, जिसमें आपका मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है ना, और बांग्लादेश है। ये कुल मिलाकर इसमें कितने, तो 8 देश इसमें शामिल हैं आपके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेपाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और हाल ही में पेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बना था कि माउंट एवरेस्ट जो आपकी चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपकी कहाँ पर, नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, नेपाल में ही। नेपाल की राजधानी मैंने बता दिया आपको, काठमांडू है। प्रधानमंत्री यहाँ के शेर बहादुर देवुआ है। और प्रेसिडेंट यहाँ की हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवुआ। और नेपाल जो है आपका एक लैंडलॉक कंट्री है, जो 2 बड़े देशों के बीच में फंसा हुआ है। ये एक तो चाइना ऊपर में है इसके, और दक्षिण में है इसके इंडिया अपना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन आपके लिए नंबर दिला सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपको बताने वाला हूँ। एयर फेस्ट 2022, कौन सा मित्रों, एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो नागपुर में। और नागपुर आप सभी को पता है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नागपुर के क्या फेमस हैं, तो नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। आप सभी लोग याद रखना कि नागपुर के क्या फेमस है, संतरे। ठीक है, तो यहीं पर आपका एक एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। ये एयर फेस्ट आखिरकार है क्या, तो जो भारतीय वायुसेना है, यानी कि अपनी इंडियन एयरफोर्स है, इसकी क्या है, ये भारतीय वायुसेना का एक वार्षिक शो है, इसको आयोजित किया गया था। और इस शो के माध्यम से सभी युवाओं को वायुसेना में अपने करियर के प्रति जागरूक करना और उनको आकर्षित करने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूं वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं आपके BR चौधरी। कौन है मित्रों, BR चौधरी। अगर आपसे पूछूं थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे। और आपके जल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार जल सेना के अध्यक्ष हैं, R हरि कुमार। और इन तीनों को जो कोऑर्डिनेट करते हैं ना, वो कौन है, आपके सेकंड CDS हैं। सेकंड CDS कौन है आपके वर्तमान में, तो वो हैं आपके अनिल चौहान जी। कौन है, अनिल चौहान जी। अब मैंने आपको सभी हेडों के बारे में बताया है, तो यहीं पर आप याद रखना BSF के हेड कौन है, NDRF के हेड कौन है। ठीक है, असम राइफल के हेड कौन है, असम राइफल के हेड, NCC के हेड कौन है। ठीक है, इसके बाद आपके कौन से ITBP के हेड बता दीजिए मुझे, ITBP। ठीक है, ITBP के हेड बता दीजिए। इसके बाद आपके हैं कौन से, तो मुझे आप दिल्ली पुलिस आयुक्त बता दीजिए, कौन है, दिल्ली पुलिस आयुक्त। ठीक है, तो BSF के हेड कौन है आपके, तो BSF के हेड है वर्तमान में पंकज कुमार सिंह। NDRF के हेड है अतुल करवाल। असम राइफल के हेड हैं प्रदीप चंद्र नैयर। NCC के हेड हैं आपके गुरमीत पाल सिंह। और ITBP के हेड आपके कुछ समय पहले तक थे आपके कौन, संजय अरोरा। लेकिन संजय अरोरा के स्थान पर आप नए आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता दीजिए। और जो संजय अरोरा थे आपके दिल्ली के पुलिस आयुक्त बन चुके हैं। कहाँ के, दिल्ली के पुलिस आयुक्त बन चुके हैं। अब आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसे आप सभी लोग गौर से पढ़ना। नागपुर अधिवेशन 1920, जो नागपुर अधिवेशन 1920 हुआ था आपके, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचार्य जी। और इसी नागपुर अधिवेशन में आपका क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना था। अब अधिवेशन की बात आई है, तो मुझे बताइए आपके प्रथम अधिवेशनकर्ता कौन थे, यानी पहली बार जो आयोजन हुआ था 1885 में कांग्रेसन के अधिवेशन का, तो उसमें पहली बार अध्यक्षता किसने की थी 1885 में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिए, तब तक मैं आपका बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे फैक्टों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। इसके लिए हम कुछ और नई बेहतरीन बातें जानेंगे। तो आप सभी को बस इतना याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो होने वाला है ये आपका कतर दोहा में होने वाला है। यहीं पर आप अब जो आपको नई जानकारी मिलेंगी ये 22वें नंबर का है। कौन से? 22वें नंबर का है। तो इससे पहले आपका 21वें नंबर का हुआ हुआ 21वें नंबर का जो हुआ था आपका 2018 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? रूस में। लेकिन इसका विजेता कौन रहा था? फ्रांस। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का। अगर मैं बात करूँ फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 1930 में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 1930 में ही कौन से और खेलों की शुरुआत हुई थी आप कमेंट बॉक्स में ये भी मुझे बता दीजिए। तब उसका विजेता कौन रहा था पहली बार? तो पहली बार इसका विजेता रहा था 1930 में उरुग्वे। कौन रहा था? उरुग्वे। और जो आपका 22वें नंबर का स्टार्ट हो रहा है ये आपका 20 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और 18 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, इसमें आपकी कुल 22 टीम खेलने वाली हैं और यहाँ पर जो फुटबॉल है इसका नाम रखा गया है अल रहला। क्या रखा गया है? अल रहला। और इसे किसने बनाया है? तो एडिडास कंपनी है आपकी, बहुत ही भयंकर कंपनी है एडिडास, इसके द्वारा बनाया गया है। और अल रहला का मतलब होता है आपका यात्रा। क्या मतलब होता है? यात्रा। अगर मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है किसने जीता है तो सर्वाधिक बार आपका ब्राज़ील ने इसको जीत लिया है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे। यहीं पर आपको याद रखना है कि शुभंकर इसका क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है। ठीक है, क्या है? लाइव इसका शुभंकर है। अब देखिए सन 2026 का ये कहाँ पर आयोजित होगा तो आप सभी को पता है उत्तरी अमेरिका के 3 देशों में इसको आयोजित किया जाएगा। एक है आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये तीनों क्रम से हैं। ठीक है, अब क्रम से हैं तो आपको एक पॉइंट में यहाँ पर बताऊँगा। अमेरिका और कनाडा के मध्य जो सीमा बनती है, कनाडा और मैक्सिको के मध्य सीमा बनती है, इनका आपको नाम याद रखना है। तो अमेरिका और कनाडा के मध्य आपकी 49 डिग्री रेखा एक तो सीमा बनती है और 5 ग्रेट लेक्स आपकी क्या बनाती हैं? यहाँ पर सीमा बनाती हैं। ठीक है, जिसको हम किस नाम से? होम्स के नाम से याद कर सकते हैं। किसके नाम से? HOMES, इसके नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। ये इनका क्रम नहीं है लेकिन आपको इससे नाम याद हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कनाडा और मैक्सिको के मध्य कौन सीमा बनाता है तो आपकी बहुत ही एक रियो ग्रैंडी नदी है ना, ये क्या करती है? सीमा बनाती है, रियो ग्रैंडी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी याद रखना था। मैंने आपको थोड़ा सा बजाने की कोशिश की। जियोग्राफी अगर मैंने इस प्रकार से लिखा तो इसका लिखने का तरीका यही था कि आपको ये पॉइंट मैं समझा सकूँ। इसके बाद एशिया में ये पहली बार आपका आयोजित हुआ था सन 2000 में। जापान और दक्षिणी कोरिया में इसको आयोजित किया गया था। लेकिन ये दोबारा से आपका कहाँ पर हो रहा है? तो कतर दोहा में। ठीक है, कतर दोहा में। कुछ क्वेश्चन फुटबॉल से संबंधित है। अंडर 17 महिला फीफा जो आपका हुआ था इसे किसने जीता था? स्पेन ने जीता था और इसका शुभंकर क्या था? ईवा। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? भारत में। डूरंड कप ये आपका बेंगलुरु ने जीता है, विजेता इसका रहा था बेंगलुरु। फुटबॉल फॉर ऑल पहल ये किसने स्टार्ट की है? उड़ीसा ने। और फुटबॉल फॉर स्कूल ये योजना किसने स्टार्ट की है? तो आप सभी को पता होगा फीफा के हेड जियानो इन्फेंटिनो और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल नामक पहल को स्टार्ट किया गया था। लेकिन फुटबॉल फॉर ऑल पहल जो स्टार्ट की है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, नवीन पटनायक के द्वारा। क्योंकि यहीं पर आपका क्या होने वाला है? तो उड़ीसा में ही आपका होने वाला है हॉकी वाला आपका वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। कौन है मित्रों? नवीन पटनायक जी। अब बहुत सारी बातें हमने की है तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपके वर्तमान में भारतीय जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? तो वे हैं सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री, इनका नाम याद रखना है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें महिला कौन है आपकी भारतीय? तो मनीषा कल्याण। कौन है? मनीषा कल्याण। लेकिन आपसे विश्व में पूछा जाए कि विश्व में फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है आपके? तो वे हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने थे। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और आप सभी को मैं इसमें प्रमुख पोर्टल कराने वाला हूँ। उससे पहले आपका एक और पोर्टल आया है आपके सामने, उसको देख लेते हैं।
अमर सरकार पोर्टल। तो अमर सरकार पोर्टल ये हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री आप सभी को बताएं डॉक्टर मानिक साहा हैं, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री क्या है आपकी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है आपकी, अगरतला। तो हाल ही में जो अमर सरकार पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, इस सरकार और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा। इसमें क्या होगा, जनता को सरकारी योजनाओं की जितनी भी जानकारी होगी वो यहाँ पर मिल जाएगी, और उसके द्वारा उन्हें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, है ना, उन योजनाओं का लाभ क्या क्या उसको हो सकता है, ये सारी की सारी रिपोर्ट कहाँ पर मिलेगी, तो अमर सरकार पोर्टल पर, जो जनता और सरकार के मध्य क्या करेगी, एक सेतु, एक जंक्शन का काम करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि शून्य सीमा रेखा, ये जो शून्य सीमा रेखा है भारत और त्रिपुरा के मध्य है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए है ना। तो इसके मध्य जो सीमा बनती है उसको क्या बोलते हैं, शून्य सीमा रेखा कहते हैं। और बांग्लादेश की 2 बार सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश की 2 बार सीमा असम के साथ लगती है। किसके साथ, असम के साथ। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है भारत के, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। तीनों पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना उसमें। खारची उत्सव आपका ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल ये भी आपका त्रिपुरा में है। और हाल ही में मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना ये भी आपकी त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया था। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का एक बहुत ही फेमस आपका जो उत्सव है उसको हम कोक बरोक उत्सव के नाम से जानते हैं। ये कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का ही है। एक और महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ का है तो वो है खारची उत्सव। कौन सा मित्रों, खारची उत्सव मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको यहाँ पर त्रिपुरा का ही है। अब बात आई है पोर्टलों की, तो पोर्टल देख लेते हैं आपके। तो उस दिन मैंने आपको इस पोर्टल को पढ़ाया था, ई कुंभ पोर्टल। इसका शुभारंभ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ई कुंभ में के का मतलब क्या है यहाँ पर, तो नॉलेज। तो ये क्या है आपका, एक ई नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज है। इसमें आपकी क्या होगी, तो इंजीनियर के लिए जो कंटेंट होता है, किताबें होती हैं, उसके लिए उनकी मातृभाषा में, है ना, उसके लिए 12 भाषाओं को दिया जाएगा। तो उसके लिए आपका ई कुंभ पोर्टल को स्टार्ट किया गया था। लॉन्च किसने किया था, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इसके द्वारा से लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार से आपसे पूछे किसान ऐप, तो ये मौसम की पूर्वानुमान जानकारी के लिए IIT रुड़की के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लोकपाल बिल ये मनरेगा से संबंधित था, है ना। और यहाँ पर आपका क्या था, जो मनरेगा के लिए एक्ट आया था आपका कब आया था, 2005 में। मनरेगा कर लेना है रेखा की जगह। दिशांक ऐप कर्नाटक में है, स्टार्ट किया गया था भूमि रिकॉर्ड के लिए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, माफ़ करना, यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, बसवराज बोम्बई, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हेमंत बिस्वा आपके असम के मुख्यमंत्री हैं, वो मुंह से निकल गया एकदम अचानक से। इसके बाद वाइब ब्रेक ऐप, ये हाल ही में किसने स्टार्ट किया था, तो तनाव को कम करने के लिए आयुष मंत्रालय ने इसे स्टार्ट किया था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम बता दीजिए, कौन इसके मंत्री का नाम बताएगा मुझे। अगला क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता है निर्वाचन आयुक्त जो आपका निर्वाचन सदन है आपका, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर बैठते हैं आपके। एक तो इसमें क्या होता है आपके, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक होते हैं आपके क्या मित्रों, 2 होते हैं आपके उपाध्यक्ष। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और जो आपके उपाध्यक्ष होते हैं 2, उन्हें निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष तो आप सभी को पता है कौन है, राजीव कुमार जी हैं। लेकिन 2 उपाध्यक्षों में यानी कि 2 निर्वाचन आयुक्तों में आपके एक थे अनूप चंद्र पांडे, लेकिन दूसरे की जगह खाली थी तो उनके स्थान पर आए हैं अरुण गोयल जी। ये एक आपके IAS ऑफिसर हैं और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी सन 1950 को, 25 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके पहले हेड कौन बने थे, तो निर्वाचन आयोग के आपके पहले जो हेड बने थे यानी अध्यक्ष बने थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है आपके, राजीव कुमार। अब राष्ट्रपति जी की बात आई है द्रौपदी मुर्मू जी की, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। बात आई है नियुक्तियों की, तो नियुक्तियों पर हम चर्चा कर लेते हैं।
कल भी हमने एक बार इसका क्या किया था, रिवीजन किया था। आज पुनः से इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार और, फिर उसके बाद एक नई स्लाइड आपके लिए अगले दिन लेकर आऊँगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार, 3 वर्ष तक ये रहने वाले हैं। ये NMA होता क्या है आपका? तो जो आपके राष्ट्रीय स्मारक स्थल होते हैं उनके संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया था, और इसके लिए एक एक्ट आया था 2000 का एक्ट, सन 2010 का एक्ट आया था, उसके तहत इसे स्थापित किया गया था। विश्व धरोहर दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाते हैं। और आपकी जो नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी? आपकी धौलावीरा 40वें नंबर की है। अब नियुक्तियाँ देख लेते हैं आपके लिए जो मैंने लिखी है यहाँ पर। देखिए मित्रों, नए महान्यायवादी कौन है आपके? R वेंकट रमणी। कौन है? R वेंकट रमणी। मुख्य आपके जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये कौन है? सुरेश एन पटेल। वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री कौन है आपके? तो इंद्रजीत मिल। इसके बाद FATF के अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। और इसकी ब्लैक लिस्ट में 3 देश शामिल है, म्यांमार, ईरान और उत्तरी कोरिया। NDRF के हेड कौन है? अतुल करवाल। NCC के हेड कौन है? गुरमीत सिंह। BSF के हेड कौन है? पंकज कुमार। और असम राइफल के हेड है आपके कौन? प्रदीप चंद्र नैयर। ये यहाँ पर आपको काट करना है, ठीक है। इसके बारे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस को मैं आपको कल दूर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका उत्सवों से संबंधित है। इसमें आपको कुछ प्रमुख उत्सव कराने वाला हूँ। बाली यात्रा का संबंध, तो हाल ही में ये बाली यात्रा आपकी कहाँ पर हुई है? उड़ीसा में। बाली यात्रा से ही आप याद रख लेना, धानु यात्रा भी कहाँ का है? उड़ीसा का ही है, ठीक है। उस दिन मैंने आपको लिख तो सही दिया था लेकिन बता गलत दिया था, तेलंगाना बता दिया था, है ना। लेकिन धानु यात्रा जो होगा आपका, धानु कर लेना यहाँ पर, जानू की जगह धानु, ठीक है। धानु यात्रा ये आपका उड़ीसा का है। और रथ यात्रा ये भी आपकी कहाँ की? उड़ीसा की है। तो यात्रा से आप याद रख लेना, बाली यात्रा भी कहाँ की है? उड़ीसा की है। और उड़ीसा में कहाँ पर? ये आपकी कटक में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया था? 22,000 से ज़्यादा कागज़ की नाव बनाकर इसे समुद्र में छोड़ा था। और ये किस किस के मध्य? इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य इसको छोड़ा गया था बच्चों के द्वारा। तो ये क्या किया गया है? आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। एक साथ बच्चों ने 22,000 से ज़्यादा आपकी नाव को छोड़ा था इसमें, है ना। तो आप सभी को पता है कटक, कटक में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, इसके बाद ये कटक आपका उड़ीसा में है और महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ कटक में ही आपके एक बहुत ही महान व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था, जिनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ है? तो कटक उड़ीसा में ही हुआ है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी को। कब हुआ था? 23 जनवरी को। और इस 23 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। अब कमेंट बॉक्स में सुभाष चंद्र बोस जी की बात आई है तो मुझे आप सभी लोग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी इसकी बारे में बता दीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? जिस क्वेश्चन का आप सभी को इंतजार था वो क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें हम सभी शांति के संबंधित पुरस्कार जितने भी हमारे पॉइंट बनने होंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा एक आपका शांति पुरस्कार दिया जाता है और ये शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? दलाई लामा को। हाल ही में दलाई लामा को लद्दाख का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, ठीक है। और इन्हीं को हाल ही में शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो दलाई लामा ये हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनके द्वारा, राजेंद्र विश्वनाथन जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो जयराम ठाकुर जी हैं, ठीक है। ये 2020 का था जो अब 2022 में दिया गया है क्योंकि तब से आपका कोविड चल रहा था तो इस चक्कर में इसको डिले कर दिया गया था, लेकिन ये 2022 में दे दिया गया है 2020 का। अब शांति की बात आई है तो सबसे पहले आपको याद रखना है हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया था जो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। गांधी शांति पुरस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। और ये गांधी शांति पुरस्कार एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसमें सर्वाधिक धनराशि दी जाती है। कितनी? सर्वाधिक धनराशि। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए आपके क्या दिए जाते हैं? पुरस्कृत राशि दी जाती है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये किसे दिया गया था? आपका शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। अब ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है? तो जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जुल्फों वाले, उनके डैडी हैं, ये इनके पिताजी हैं और इन्हीं को आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। इनके पास किसकी? तो बंगबंधु की उपाधि थी। कौन सी?
बंधु की उपाधि इन्हीं के पास थी। इसके बाद शांति का प्रथम नोबेल या शांति का प्रथम जो नोबेल पुरस्कार था किसे दिया गया था? हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था 1901 में, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस मैंने रेड में दिखाया आपके लिए, ठीक है। इसके बाद नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने विश्व में क्या किया था? हरित क्रांति की चिंगारी को आग दी थी, है ना, यानी कि हरित क्रांति को उन्होंने स्टार्ट किया था और इसीलिए 1970 में इन्हें क्या दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया था 2021 में प्रथम फाउंडेशन को। किसे दिया गया था? प्रथम फाउंडेशन को। इसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है 2022 में किसे दिया गया है? तो एलिसा, एशिया की जगह लिख देना एलिसा ब्लावात्स्की। एक बार मेरे साथ बोलिए, एलिसा ब्लावात्स्की। इसके बाद मेमोरियल संस्था एक रूस की, इसे दिया गया था, और एक आपका लिबर्टी संस्थान ये यूक्रेन के, इसको दिया गया था। और वैश्विक शांति सूचकांक में अगर भारत की रैंक पूछी जाए तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135, है ना। प्रेस फ्रीडम, माफ करना, जो आपकी पीस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक 135 है। जो मैं आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलने वाला था, इसमें भारत की रैंक है 150वीं। कौन सी है? 150वीं रैंक है भारत की। 150 साल का बुड्ढा क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम, ये हाल ही में स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। आप सभी को पता है G20 की बैठक चल रही है ना। वो कहाँ पर चल रही है? तो इंडोनेशिया बाली में, इंडोनेशिया के बाली में से स्टार्ट किया गया है। तो यहीं पर एक डिसीजन लिया गया यंग प्रोफेशनल स्कीम का, इसे स्टार्ट करने की घोषणा की गई है भारत और ब्रिटेन के द्वारा। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य ये होगा। मोदी जी यहाँ पर गए थे और यहाँ पर आए हैं आपके ऋषि सुनक जी, तो इन्होंने ये आपका इसे स्टार्ट करने की कोशिश की है, इसकी घोषणा की है। तो इसमें होगा क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें हर वर्ष आपके 3000 से ज़्यादा डिग्री धारक जॉब करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे और 2 वर्ष तक यहाँ पर जॉब कर सकेंगे। तो उसके लिए ये आपका यंग प्रोफेशनल स्कीम को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। अब इसके बाद मैं आपको, वो तो आपने क्वेश्चन कर ही लिए ज्योग्राफी के, अब मैं आपको कुछ नया कराता हूँ। देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये, और आप सभी के लिए मैं डेली इसी प्रकार से आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ना भी चाहिए। चलिए, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी को क्या कहते हैं? जल मध्य डमरू कहते हैं, या इस्थमस इसे कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर की सीमा तीनों महाद्वीप से छूती है, यानी आप सभी को पता है भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीप से छूती है। एक तो आपकी किससे छूती है? अफ्रीका महाद्वीप से, इसके ऊपर है आपका यूरोप महाद्वीप, और इस तरफ है आपका एशिया महाद्वीप। तो 3 सागरों से इसकी क्या लगती है, या 3 महाद्वीपों से इसकी सीमा लगती है। सागरों से नहीं, 3 महाद्वीपों से भूमध्य सागर की सीमा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार क्या है, तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है आपका जिब्राल्टर जलसंधि। इस प्रकार से जिब्राल्टर जलसंधि है आपकी, तो यहाँ से आप भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते हैं। और जब भूमध्य सागर से प्रवेश करके आप इधर आएंगे, जब अरब सागर की ओर आना चाहेंगे, फारस की खाड़ी में, यानी कि लाल सागर तक आना चाहेंगे आप, तो यहाँ पर आपको सुएज नहर क्रॉस करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के लिए अवशेष आबादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके वनस्पति होते हैं, जानवर होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील। आप सभी को पता है कर्क रेखा पर ये स्थित है आपकी विक्टोरिया झील। तंजानिया युगांडा देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं पता होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तंजानिया और युगांडा के मध्य ये क्या करती हैं? सीमा बनाती हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में तंजानिया की राजधानी बता दीजिए मुझे। और तंजानिया में ही आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यहाँ का, जिसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ पर? आपका तंजानिया में ही है, ठीक है। इसके बाद निशब्द शहर यानी फॉरबिडन सिटी आपकी ल्हासा तिब्बत शहर का उपनाम है, ठीक है। ल्हासा कौन सा मित्रों? ल्हासा तिब्बत शहर का उपनाम है। इसके बाद आपका चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, माफ करना, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं और वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी इसको कह सकते हैं।
इसके बाद रेडियो आकाश की दूरी का अनुमान लगाने के लिए हम्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो विल्जार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्जर्ड या विल्जार्ड कहते हैं इसे। बीड़ी उद्योग में तेंदू की पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है। तो जो बीड़ी बनाई जाती है सुट्टा मारने के लिए, है ना, तो जो उसमें पत्ते का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तेंदू पत्ता। क्या कहते हैं? तेंदू पत्ता। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान में पैदा होती है। कहाँ पर? ताइवान में। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और ताइवान में हाल ही में अमेरिका की जो आपकी स्पीकर थी जिनका नाम था नेल्सी पेलोसी, यहीं पर गई थी। तो उसके बाद चाइना ने यहाँ पर सबसे बड़ा अपना युद्धाभ्यास भी आयोजित किया गया था। इसके बाद हार्मुज जल संधि, ये बहरीन और कतर के मध्य है। कौन सी? हार्मुज जल संधि, ये बहरीन और कतर के मध्य है, फारस की खाड़ी में ये पड़ती है आपकी। इसके बाद हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका का एक प्रांत है जिसकी राजधानी क्या है? होनोलुलु। क्या राजधानी है इसकी? होनोलुलु। ठीक है, तो इस होनोलुलु जो हवाई द्वीप की खोज की थी किसने? जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। इसके बाद किशन गंगा झेलम नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी को आपका जो वेदों में क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितस्ता, यानी हाइट स्पीडीज। इसका युद्ध भी हुआ था झेलम नदी के किनारे ही। इसके बाद वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं। पर्वत शहर लाहौत्से कहाँ पर है? नेपाल में है। लाहौत्से आपका पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लोहा किस चट्टान में पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो आग्नेय चट्टानों में। लेकिन आपके जो अवसाद पाए जाते हैं वो किस चट्टानों में पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था अवसादी चट्टानों में। इसके बाद लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी नायपीतो, और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, और पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। और इसको कब भारत से अलग किया गया था? तो भारत से इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग किया गया था। ठीक है, और म्यांमार के बारे में आपको और बताऊं तो म्यांमार आप सभी को पता है, म्यांमार और भारत के मध्य अराक्योन नामा जो पर्वत श्रेणी है ये सीमा बनाती है। इसके बाद आपका है मयूराक्षी नहर, ये पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नहर कहाँ पर है आपकी? पश्चिम बंगाल में। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन हैं? साराजीवो, बोस्निया व हर्जेगोविना किस देश की राजधानी है? साराजीवा। ठीक है, ये आपकी साराजेवा, ये तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बोस्निया व हर्जेगोविना कौन से महाद्वीप में है ये? चलिए इसके बारे में पता करते हैं अच्छे से, फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद आपका है महासागरों का निर्माण, ये बैलिस्टिक चट्टानों से हुआ है। किसके द्वारा? बैलिस्टिक चट्टानों के द्वारा। इसके बाद है आपका केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। तपा नदी ये आपकी कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी पर आपके दो बहुत ही फेमस जलप्रपात हैं। एक तो आपका कौन सा है? कपिल धारा, और एक आपका धुआंधार जलप्रपात। दोनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884। पाकिस्तान समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। क्या है? मकरान तट। कमेंट बॉक्स में आप तमिलनाडु के तट का नाम बताइए और केरल के तट का नाम बताइए। जल्दी से इन दोनों तटों का नाम मुझे बता दीजिए। पख्तूनिस्तान क्षेत्र अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में स्थित है। क्रा नहर ये थाईलैंड में है। कहाँ पर है? थाईलैंड में। क्रा नहर आपकी कहाँ पर है? थाईलैंड में। मिस्र के किसान फहल्ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फहल्ला। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। ऐसे मान लीजिए हमने पृथ्वी बनाई और पृथ्वी पर हमने क्या किया? देशांतर खींच लिए, देशांतर खींच लिए, खींच लिए, खींच लिए, खींच लिए, खींच लिए। तो यहाँ पर ध्रुवों पर इसकी दूरी कम हो जाती है, ध्रुवों पर, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी अत्यधिक होती है। बलूचिस्तान आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और बलूचिस्तान ये आपका पाकिस्तान में, और आज़ादी की मांग कर रहा है कौन? बलूचिस्तान। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपने बहुत ही सोच समझकर इन क्लास को लिया होगा, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने पूरी क्लास को देखा होगा। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैंने इस क्लास को आपके लिए रेगुलरिटी में बनाने की कोशिश की है।
ठीक है, बिना रुके पूरी क्लास आपके लिए बनाई है मैंने। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमी बता देना। ठीक है, चलिए मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं कुमार गौरव सर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।